क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा हो तो फिर किसी और चीज के बारे में बात करनी तो बनती ही नहीं है सिवाय उस महाकुंभ के। और मेरे साथ आज एक दिग्गज मौजूद हैं जो चर्चा करेंगे इस महाकुंभ को लेकर कि आजकल हुआ क्या है, और ओवरऑल जहां तक टीम्स की सिलेक्शन का सवाल है तो उसमें जो विदेशी फ्लेवर है, वो विदेशी फ्लेवर कितना रंग लाया है टीम्स की परफॉर्मेंस के अंदर। मैं वो रमन भनोट, मेरे साथ मनोज जोशी आज इस चर्चा के अंदर शामिल होते हुए। मनोज जोशी, ऑफ कोर्स स्वागत आपका, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स डिजिटल के संपादक, एडिटर। और मेरा सौभाग्य रहा अपना है कि अपना 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 इंट्रोडक्शन मुझे देने दीजिए ना। आईपीएल के अंदर, आईपीएल में मैं आपकी कमेंट्री सुनता रहा हूँ, मैं बड़ा फैन रहा हूँ आपका। और उसके अलावा भी मुझे एक सौभाग्य मिला है आपके साथ कई ओलंपिक स्पोर्ट्स की कमेंट्री लाइव करने का। तो मुझे बड़ी अच्छी बात है कि हम फॉरेन प्लेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। आपके फेवरेट प्लेयर कौन कौन है फॉरेन प्लेयर्स, अगर हम आईपीएल की बात करें तो? मनोज जी, मेरा तो ये मानना है फेवरेट वो जो करंट हो और जिसमें करंट हो। तो जी, क्योंकि नाम तो बड़े आते हैं, देखिए जितना बड़ा मेला उतने बड़े नाम। बिल्कुल। पर मॉर्गन वो देख लीजिए आप, मॉर्गन देख लीजिए, बिल्कुल टाइम टाइम पर फिक्स हो गया उनका मामला एकदम, है ना। ये जॉनसन तो का कहते बड़ा हैं ना नाम कि सुना था, काइल जेमिसन का नाम सुना था, लेकिन कहाँ गए भाई, उनका परफॉर्मेंस तो कहीं करंट दिखाई नहीं दे रहा उनमें। कहते हैं ना कि जहां पर हिट है वहां पर मिस भी है। तो आपने बिल्कुल। तो मिस गिनवा दिए शुरू में ही सबसे पहले, और जी, टीम दर टीम चलते हैं। चलो अ, श्योर। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो 5 टाइम चैंपियन मुंबई इंडियंस के साथ शुरू करते हैं। जरूर। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको कोई इमारत खड़ी करनी हो तो नींव अच्छी रखनी चाहिए। हर टीम बिल्कुल ये सोचती है कि नींव अच्छी रखें। पर याद रखिए, जब आप मैदान पे जो 11 उतारते हैं उसमें से केवल 4 विदेशी मूल के खिलाड़ी उतार सकते हैं आप। और मेरा यह मानना है कि वो 4 जो खिलाड़ी है ना, वो पिलर्स हैं। जो आप कॉलम खड़े करते हो ना, जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो तो छत डालते हो उन 4 कॉलम के ऊपर। तो वो जो 4 आपने चुने हैं ना, वो 4 के 4 नगीने होने चाहिए अपने अपने क्षेत्र में। तो आप कहना क्या चाह और रहे हैं कि क्विंटन डिकॉक जो हैं, और केरन पोलार्ड और ट्रेंट बोल्ट, और चौथा कौन है भाई? चौथे की एक कुछ कमी खल रही है मुंबई में। देखो, मेरे को तो सबसे पहले लगता है कि क्विंटन डिकॉक सबके सब बात करते हैं। मैंने तो क्रिस लिन को बल्लेबाजी करते हुए देखा बहुत करीब से, ना सिर्फ T20 फॉर्मेट में बल्कि T10 फॉर्मेट में भी, जहां पर वो लीडिंग रन गेटर रहे हैं। तो दुबई की मुझे बात तो कर रहे हैं लगता है आप? कि दुबई की बात कर रहे हैं, मैं दुबई जहां की बात आप कर रहा हूँ, लाइव बिल्कुल। कमेंट्री कर रहे थे जब आप? जी। बिल्कुल 2 सीजन से मैं वहां पे जा रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ। और 91 का सर्वाधिक स्कोर क्रिस लिन के नाम पे है, जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। और यहां पिछले भी से उन्होंने पिछले पहले मैच सीजन। में, रमन मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, 49 रन की बहुत ही हम्म, शानदार पारी की थी, खेली थी उन्होंने पहले ही मैच में। बिल्कुल जब क्विंटन डिकॉक पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेल रहे थे, उसमें व्यस्त थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को आउट कराने की सजा तो नहीं मिल रही उनको। हो सकता है कि कप्तान की को रन आउट कराया है उसकी सदा, क्योंकि पारी अच्छी खेली थी 49 रनों की उस इनिंग्स के अंदर भी। लेकिन मुझे एक और चीज लगती है कि क्विंटन डिकॉक जो है, क्योंकि कीपर बैट्समैन का रोल और एक लेफ्ट हैंडर का रोल टॉप ऑफ द ऑर्डर उनको एक ऑप्शन दे देते हैं, इसलिए क्रिस्लियन बाहर बैठे हैं और क्विंटन डिकॉक खेल रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन टीम्स चाहती हैं, और कीपर का रोल भी निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है वो एक वजह है जो उनको तरजीह दी जा रही है। और मैं इस बात पे जा रहा था वो ये कि आपने एक सलामी बल्लेबाज को ले लिया, एक आपने ऑलराउंडर को ले लिया केरन पोलार्ड के रूप में, लेकिन पोलार्ड का भी बल्ला अभी तक बोला नहीं है, केवल एक 35 रनों की पारी रही है मिडिल ऑर्डर में अब तक। बिल्कुल। रन बने नहीं है, पर वो इतने इम्पैक्ट खिलाड़ी हैं कि आप उनको बाहर रखें, ऐसा बहुत ही होता नहीं। दिग्गर कप्तान बिल्कुल होगा जो उनको बाहर बिठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको बहुत ज्यादा टीम की उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, चाहे आप अच्छा करें चाहे ना करें। जैसे आंद्रे रसेल अच्छा करें या ना करें, हमेशा उनकी उम्मीदें केकेआर में बनी रहती हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ना, ट्रेंट बोल्ट बड़े भरोसे के खिलाड़ी। अब आपके पास फास्ट बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह भी हैं, और ट्रेंट बोल्ट भी हैं। हाँ, एक भारतीय और एक विदेशी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फास्ट बॉलर्स का। लेकिन तीसरा फास्ट बॉलर जो है, वहां हाथ तंग लग रहा है। कभी आप एडम मिलने को लाते हैं, न्यूजीलैंड के जो रफ्तार के सौदागर हैं सही मायने में, और कभी आप जेंसन को लाते हैं, लेकिन तीसरा जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बन नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि मार्को येंसन जो है ना, एक बड़ी जबरदस्त साइनिंग है मुंबई के द्वारा इस सीजन की शुरुआत से पहले। एक युवा साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है, अंडर 19 खेल चुके हैं, ए टीम के लिए खेल चुके हैं, साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम का डेब्यू नहीं किया, इसीलिए बेस प्राइस 20 लाख रुपए में आपको मार्को येंसन जैसा खिलाड़ी मिल गया। और मुझे लगता है ये प्लेयर फॉर द फ्यूचर है। आपने उनसे गेंदबाजी की शुरुआत कराई, आपने पहले मैच में उनसे आखिरी ओवर पारी का डलवा दिया, बताता है कि इनमें काबिलियत है। और मुझे तो लगता है मुंबई की टीम जो है ना, कई बार दूरदर्शी प्लानिंग करती है। ट्रेंट बोल्ट के
बाद कौन, अगर लेफ्ट आर्म सीमर आप ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है उनको जवाब मिल गया मार्को यानसन के रूप में। तो जो अगले पैटिंसन को ही क्यों छोड़ा था इन्होंने? पैटिंसन और बोल्ट की जोड़ी बहुत बढ़िया कर रही थी ना लास्ट ईयर। अब देखिए उन्होंने मिलने को साइन किया इस सीजन की शुरुआत से पहले। मुंबई ऐसी टीम है जिसने अपने बेसिस कवर करने की कोशिश करी है। जो नए साइनिंग्स की बात करो, नेथन कुल्टर-नाइल भी साइन करे, मिलने तो हैं टीम के अंदर। जेम्स नीशम को साइन किया, एक और बड़ी साइनिंग है। लेकिन नीशम मुझे लगता है एक ना बैकअप है कायरन पोलार्ड के लिए, क्योंकि उसी रोल के प्लेयर हैं। मिडिल ऑर्डर में आते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, बड़े शॉट लगाते हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं, पर पोलार्ड को तरजीह दे रहे हैं। जब तक पोलार्ड का बल्ला बिल्कुल बोले ना, या फॉर्म धोखा दे जाए कंप्लीटली, या इंजर्ड हो जाए, तब मुझे लगता है नीशम का चांस बन जाएगा। तो मुंबई ने तो अपने बेस कवर किए हैं। बिल्कुल, चलिए दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली आप दिल्ली से भी ताल्लुक रखते हैं, मैं भी दिल्ली से ताल्लुक रखता हूँ। मुंबई मेरी कर्मस्थली रहा है, तो इसलिए मेरा मुंबई के प्रति भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। दिल्ली में अगर बात करें, हम सबकी रही है ना, क्योंकि काम तो काफी किया है मुंबई के अंदर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्टीव स्मिथ क्या कहते हो आप? हाँ जी, दिल्ली के बारे में अब देखिए, कागिसो रबाडा बहुत खतरनाक प्लेयर, नोकिया बहुत खतरनाक प्लेयर। नोकिया को अभी तक अवसर ही नहीं मिला टीम में खेलने का। अब यही खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ जब 2 मुकाबले हुए, पहले 2 मुकाबले, सबसे खतरनाक प्लेयर साबित हुआ दोनों टीमों में। ना पाकिस्तान के पास कोई ऐसा स्पीडस्टर था, ना साउथ अफ्रीका के पास कोई ऐसा स्पीडस्टर था, और वो बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर था। लेकिन उसको मुझे लगता है आगे के मैचों के लिए बचाकर रखा गया है, उनकी ऊर्जा को बचाकर रखा गया है। और रबाडा भी वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि पिछले सीजन में किया था। सोच तो यही लग रही है कि रबाडा ने तो शुरू में, अगर आप देखें, कुछ मुकाबले मिस भी किए, क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आए नहीं थे, जुड़े नहीं थे अपनी अपनी टीमों के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले। तो कुछ इनिशियल मैचेस मिस किए, पर इतनी ज्यादा कमी खली नहीं उनकी। टॉम करन का इस्तेमाल कर लिया आपने, आपके पास विकल्प तो हैं। नहीं, क्रिस वोक्स ठीक है, उन्होंने उनकी कमी को इस लिहाज से पूरा किया कि क्रिस वोक्स जो है यूटिलिटी प्लेयर थे, रनों पर अंकुश लगाना जानते हैं। लेकिन टॉम करन, जिनका परफॉर्मेंस अगर आप देखें भारत और इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी, वो एक ऐसा प्लेयर था जिसको हर कोई मारना चाहता था, हर कोई उनको खेलना चाहता था। तो आपके पास ना तो उमेश यादव, ईशांत शर्मा भी फिट हो गए थे, अब तो उनको आपने तवज्जो नहीं दिया, और आपका जो ऋषभ पंत है, उनका भरोसा रहा टॉम करन पर। और टॉम करन को मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। शायद वो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करना जानते हैं, ये एक बात उनके प्लस पॉइंट जाता है उनके लिए। ऑलराउंड यूनिट है ना बेसिकली, आप जो बात कर रहे हैं ऑलराउंड यूनिट है, आपको एक ऑप्शन दे देते हैं। पर अगर आप बैटिंग पे देखें, दिल्ली की तो बैटिंग जो है ना, वो अपने भारतीय खिलाड़ियों पर निर्भर है और उनके फॉर्म पर निर्भर है, और वो रन बना के दे रहे हैं आपको। चाहे वो शिखर धवन हो या पृथ्वी शॉ, टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको रन मिल रहे हैं। तो आपको जो बाकी टीम्स के लिए सोच है कि एक विदेशी मूल का टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए जो करारे रन बना कर दे, दिल्ली के लिए वो मुश्किल नहीं है। लेकिन कम से कम एक लेकिन मुझे लगता है स्टीव स्मिथ जो है, वो कम से कम मुझे लगता है एक भरपाई करेंगे। श्रेयस अय्यर नहीं है इस बार, जिन्होंने पिछली बार खूब रन बनाए थे। शायद मिडिल ऑर्डर में आकर उनको इसीलिए टीम में शामिल किया, लेकिन बहुत देर में शामिल किया। मुझे लगता है वो भी काफी यूटिलिटी प्लेयर रहेंगे अगर आप एक ही फास्ट बॉलर खिलाते हैं तो। और किस सतह पे खेलते हैं, जैसे आप देखिए जब चेन्नई में आके खेले, तो स्टीव स्मिथ का जो रोल है मुझे लगता है बहुत अहम हो गया, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पिन को भी अच्छा खेल सकते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ स्लॉग स्वीप लगा सकते हैं। जितना उनकी चहलकदमी करते हैं ना, उनको ज्यादा मुश्किल नहीं आती स्पिनर्स का सामना करते हुए। और जैसी सतह पे उनकी वो 35 रनों की पारी जो थी बहुत अहम रही थी, जो शिखर धवन के साथ उनकी साझेदारी रही थी। तो किस विकेट पर वो उनको खिला रहे हैं, वो भी एक बहुत अहम बात है। और मुझे लगता है कि जैसे आपने पोलार्ड का जिक्र किया थोड़ी देर पहले मुंबई इंडियंस के लिए, वही स्थिति कुछ स्टोइनिस की है, क्योंकि स्टोइनिस पर बहुत ज्यादा भरोसा है। एक बार तो 96 पर 6 आउट हो गए थे, पिछले सीजन की बात मैं कर रहा हूं, और उसके बाद उन्होंने मैच जितवाया अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से, अपने ऑलराउंड खेल से। बिल्कुल, आप देखिए शमरन हिटमायर को बाहर बैठा दिया आपने, आप स्टोइनिस को तरजीह दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो खेले। तो विकल्प तो है टीम के पास, पर मुझे लगता है कि दिल्ली की जो टीम है ना, इतनी ज्यादा भले स्टीव स्मिथ के ऊपर आप जोर आजमाएंगे, आप चाहेंगे कि वो एक रीढ़ की हड्डी बने बैटिंग ऑर्डर की, पर मुझे लगता है बाकी टीमों की तुलना में दिल्ली मुझे इस पूरे खेमे में जो फॉरेन बैट्समैन पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है बाकी टीम्स की तुलना में। बिल्कुल, केकेआर की बात करते हैं। मॉर्गन, जिन्हें इसलिए टीम में कप्तानी उनको दी गई कि दिनेश कार्तिक चल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब भैया मॉर्गन नहीं चल पा रहे, तो क्या आप दिनेश कार्तिक को कप्तानी देंगे? फिर भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी तो वो कर ही रहे हैं। आंद्रे रसेल, कमाल की बल्लेबाजी, मैं तो कहूंगा तूफान था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, जो उन्होंने पुराना रंग दिखाया।
पैट कमिंस, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था। उनसे तो हमेशा ये स्पीडस्टर कहा जाता है, बहुत सबसे महंगे खिलाड़ी थे पिछले सीजन के, और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और अच्छी स्विंग, और उसके अलावा जो उनकी कटर तो कम ही करते हैं, लेकिन जिस अंदाज में उनकी जो गति है ना, गति से जो चौंकाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बल्लेबाजी की गति से सबको चौंका दिया। मैच अपने पक्ष में नहीं आया, वो बात अलग है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो एक शाकिब अल हसन और सुनील नारायण को लेकर थोड़ी सी दुविधा थी, लेकिन शाकिब अल हसन थोड़ा बहुत परफॉर्म किया उन्होंने, लेकिन फिर वापस सुनील नारायण पे लौट आए। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये आइदर और की सिचुएशन, जैसा आपने कहा ना, वो बन गई है कि सुनील नारायण को खिलाएं या आप शाकिब अल हसन को खिलाएं। शाकिब को आपने वापस साइन किया है, टीम का हिस्सा बनाया। सुनील नारायण जो जिस तरह के पहले मिस्ट्री बॉलर रहा करते थे, उस तरह के मिस्ट्री बॉलर अब नहीं रहे। शायद उंगली की जो इंजरी थी उनकी, वो भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से वो वैसे प्रभावशाली बॉलर साबित नहीं हो पाए। और बल्लेबाजी में तो उनका रंग जो है ना, बिल्कुल ही फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले दो वर्षों में, मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। और एक्शन के लिए भी अगर आपको याद हो, पहले कॉल किए गए थे एक समय सुनील नारायण, तो उसके बाद भी चोट के बाद या एक्शन कॉल मॉडिफिकेशन के बाद जब आए, उतना मिस्ट्री एलिमेंट रहा नहीं उनकी गेंदबाजी में, पर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करके किफायती गेंदबाजी कर लेते हैं। पर शाकिब ज्यादा बल्लेबाजी की काबिलियत रखते हैं, इसलिए शायद उनको भी ज्यादा तरजीह जाती है। और एक ऑप्शन मिल जाता है ना एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाने का, तो जो एंगल बदल जाता है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर से। कई बार सतह धीमी और नीचे खेल रही हो, तो बाएं हाथ का स्पिनर रविंद्र जडेजा की तरह वो हाथ यहाँ से नहीं, वो हाथ यहाँ से आना शुरू कर देता है साइड से, गेंद को ज्यादा उछाल भी नहीं मिलता, बल्लेबाज को रन बनाने में मुश्किल होती है। पैट कमिंस के बारे में मनोज जी एक बात जरूर कहूंगा। जी 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 जी। नो, पैट कमिंस को सिर्फ एक गेंदबाज के रूप में या फिर एक यूटिलिटी लोअर ऑर्डर बैट्समैन के रूप में अब देखने लगे हैं, पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट जो है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस को कैप्टनसी मटेरियल मानती है। बिल्कुल। अगर आप उनकी क्रिकेटिंग एक्यूमेन या उनकी थिंकिंग की बात करें, गेम रीडिंग की बात करें, तो लोग सोचते हैं कि वो कैप्टनसी मटेरियल है। सूझबूझ बहुत है, दूरदर्शिता है, जरूरत पड़ती है तो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, और बाकी साथी खिलाड़ियों को जिस तरह से बैकअप करते हैं ना, तो वो बहुत देखने में अच्छा लगता है। फर्गुसन अभी तक बाहर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है शायद केकेआर की जो कोशिश हमेशा ये रहती है, ज्यादा से ज्यादा स्पीडस्टर्स लो जिनकी अच्छी खासी तेज गेंदबाजी हो। पहले देखिए कि किसी जमाने में शोएब अख्तर खेला करते थे, और जिस तरह से अब पैट कमिंस रफ्तार वाले प्लेयर हैं उनके पास, तो ज्यादा रफ्तार पर जोर रहता है केकेआर का। पर उसकी एक बात ये भी है ना मनोज जी, कि अगर गेंदबाज तेज है तो फिर विकेट का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेजी जो है गेंद की हवा में है, टप्पा खाने के बाद क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन आप कितने क्विक है थ्रू दी एयर, ये जो बात आप तेज गेंदबाजों की कर रहे हैं ना, कई बार लोग कहते हैं कि धीमी सतह आप चेंज ऑफ पेस के गेंदबाजों को खिलाइए या स्पिनर्स को ज्यादा तरजीह दीजिए। कई टीम्स का ये मानना है कि वो जो गति है ना, वो गति धीमी होती है जब गेंद का टप्पा पड़ जाए, लेकिन थ्रू दी एयर तो जो गेंदबाज जेन्युइन क्विक है, उस जेन्युइन क्विक गेंदबाज को थ्रू दी एयर उसकी पेस को एडजस्ट कर पाना कुछ बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल टॉप क्वालिटी, बिल्कुल टॉप क्वालिटी बैट्समैन, बिल्कुल। और सही आपने कहा। और बाकी मैं कहूंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स बिल्कुल केकेआर से उलट है, जहां वो रफ्तार के सौदागर एक से बढ़कर एक भरे पड़े हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की कोशिश होती है स्विंग बॉलर, सीम का इस्तेमाल करने वाले बॉलर, स्पीड हो चाहे ना हो। आप देखें दीपक चाहर की जो रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी है, वो इसके पीछे कारण है। एक लुंगी एंगड़ी को छोड़ दो तो मेरे ख्याल जितने भी स्पीडस्टर हैं इस टीम में, चाहे शार्दुल ठाकुर हो, चाहे अगर आप देखें तो ड्वेन ब्रावो, कोई भी रफ्तार वाला गेंदबाज नहीं है इनके पास। क्योंकि आप देखिए ना, चेन्नई की टीम जब, ये तो खैर इस सीजन और कि आप घर पे कोई गेम नहीं खेल रहे, भारत में इस टूर्नामेंट के होने के बावजूद घर पे कोई मुकाबला नहीं खेल रही अपनी टीम, नहीं तो आप जब स्क्वाड का चयन करते हैं तो आप स्क्वाड बनाते हैं अपनी होम कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आधा टूर्नामेंट तो आपने अपने घर की कंडीशंस में खेलना है। ये तो अलग बात है कि इस सीजन इंडिया में खेलते हुए भी आप घर पे मुकाबले नहीं खेल रहे, तो आप अलग अलग सतह पे जाके अलग अलग टूर्नामेंट्स पे अलग अलग टीम्स की होम कंडीशंस में खेल रहे हैं। तो चेन्नई की कंडीशन ऐसी थी कि आपको चेंज ऑफ पेस वाले गेंदबाज चाहिए, तो ड्वेन ब्रावो जैसा गेंदबाज चल जाता है आपके पास। शार्दुल ठाकुर, सैम करन, तो खैर अब फॉरेन प्लेयर्स की आप बात करें तो कप्तान धोनी उनके ऊपर कितना भरोसा दिखाते हुए टॉप ऑफ द ऑर्डर आपने बैटिंग में आपने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी फैफ डू प्लेसी पे डाल दी कि भाई आप हमारे सिपह सालार हैं, बल्लेबाजी का जहां तक सवाल है। और फिर मिडिल ऑर्डर में आपको रन चाहिए
तो फॉरेन प्लेयर्स में आप सैम करन की बल्लेबाजी पे भी आप जोर दे रहे हैं कि चलिए आइए थोड़ी सी बल्लेबाजी भी करके दिखाइए। लेकिन रमन, मुझे ऐसा लगता है कि सैम करन पर धोनी का बहुत ज्यादा भरोसा है। जब ओपनर दूसरी तरफ से नहीं चलते, या ये देखिए कि कई बार उनसे, सैम करन से पिछले सीजन में भी हमने देखा, पारी की शुरुआत भी कराई गई, बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से भी वो पारी की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो लगता है ड्रेसिंग रूम में क्रिकेट खेलता है और उसके बाद जब ग्राउंड पर पहुंचता है तो बिल्कुल तैयार होके आता है। और अगर आप पहली 10 गेंदों का अगर आप एवरेज देखेंगे ना, स्ट्राइक रेट देखेंगे, तो आईपीएल में किसी का नहीं है जितना जो सैम करन का है। इनके पिता जो हैं, याद रखिए, केविन करन जिम्बाब्वे के लिए खेला करते थे, उसके बाद मूव किया इंग्लैंड जाकर काउंटी क्रिकेट खेले। तो भाई अब कहते हैं ना, ये टूर्नामेंट ऐसा है कि भाइयों के बीच में दरार डाल देता है। एक भाई एक टीम के लिए खेलता हुआ, दूसरा भाई दूसरी टीम के लिए खेलता हुआ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जब वो टॉम करन पर जब छक्का लगा रहे थे ना सैम करन, और वो देखकर बस दिल भाग भाग हो गया। चलिए अगली टीम एक ऐसी टीम की बात करते हैं जो मुझे लगता है कि अभी तक उनको समझ में नहीं आया कि कौन से विदेशी मूल के खिलाड़ी को खिलाना है टीम के अंदर, और वो है हैदराबाद की टीम, हैदराबाद सनराइजर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। 7 खिलाड़ियों को खिला चुकी हैं अब तक। अब देखिए, सबसे ज्यादा इस वक्त आईपीएल में किसी भी टीम ने 7 विदेशी खिलाड़ी नहीं खिलाए हैं, सिर्फ एक सनराइजर हैदराबाद नहीं खिलाए हैं। अगर आप देखेंगे, ऑप्शन स्ट्राइक करिए, खिलाफ केवल 4 सकते हो, पर अलग अलग मैच में अलग अलग खिलाड़ी ट्राई कर लिए, अलग अलग करके, मतलब कुल मिलाकर 7। अब इस सीजन की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप वार्नर देखें, बेस्टो देखें, ये तो टीम की जान है ही है, लेकिन बेस्टो पर आपका भरोसा नहीं था ओपनर के तौर पर। आपने बहुत बड़ी गलती की, जो राजस्थान रॉयल्स ने बटलर के लिए गलती की, उनको शुरुआती मैच में ओपनर के तौर पर नहीं खिलाया, जबकि उनका स्ट्राइक रेट, एवरेज सब कुछ बहुत बढ़िया है। बेस्टो का भी स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों बहुत बढ़िया है बतौर ओपनर, लेकिन उनको भी आपने पहले शुरुआती मैचों में नीचे खिलाया। उसके बाद जब आप लाए उनको, जी कुछ कह रहे थे आप? मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि देखिए, एक बड़ी सिंपल सी कहावत है कि आपके पास कारतूस तो है मशीन गन का, आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो उसे पिस्तौल के अंदर, पिस्तौल की तरह। अब बेस्टो जैसा बल्लेबाज जो टॉप ऑफ द ऑर्डर विध्वंसक बल्लेबाज है, मतलब गेंदबाज डरते हैं उनको गेंदबाजी डालते हुए कि कहां डालें, और खासतौर पे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में। आप उन्हें कह रहे हैं कि आप मिडिल ऑर्डर को संभालिए, जबकि वो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सोच में गड़बड़ थी कि आप उनका रोल क्या उनको दे रहे हैं। ऑर्डर वार्नर और बेस्टो ओपन करे, गेंदबाज बचने के लिए जगह ढूंढेंगे। और यदि इसी टीम की देखेंगे ना, राशिद खान इतने ज्यादा इकोनॉमिकल, इतने ज्यादा कहर बरपाने वाले गेंदबाज के हर बल्लेबाज उनको बहुत सावधानी से खेलता है। अब उनके साथ में आप मुजीब को लगा दीजिए, उनकी जगह उनके साथ में आप नबी को लगा दीजिए, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, 2 बल्लेबाज विदेशी और 2 गेंदबाज। लेकिन भरोसा विलियमसन पर इसलिए भी शायद मुझे लगता है ज्यादा था वार्नर का, कि जो मिडिल ऑर्डर है और जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो मैच विनर्स उसमें नहीं है। आप देखिए, विजय शंकर हो, अभिषेक हो, ये सब एक एक मैच में चमकने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको टूर्नामेंट जिताकर देंगे, मैच जिताकर देंगे लगातार। शायद इसी वजह से मुझे लगता है केन विलियमसन की वापसी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर मिडिल ऑर्डर चल नहीं रहा है, तो आपने बैटिंग हैवी फॉरेनर्स ले लिया, डेविड वार्नर, बेस्टो और केन विलियमसन, कि आप इन 3 दिग्गजों के ऊपर अपनी बैटिंग ऑर्डर को जिम्मेदारी दे देंगे। चलिए इन तीनों में से कोई एक तो चलेगा हर मैच के अंदर और टीम को खींच लेगा। तो गेंदबाजी में आपने सिर्फ राशिद खान को रखा, नहीं तो आप देखिए शुरू में एक और विकल्प था, जेसन होल्डर को ट्राई किया था एक मैच के अंदर, और जब यूएई में खेले थे तो जेसन होल्डर ने कुछ ताबड़तोड़ पारियां भी खेली थी मिडिल ऑर्डर के अंदर। मुझे लगता है जब परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि उन सतह पे मैच खेलेंगे जहां पर विकेट पे थोड़ा सा उछाल या कैरी होगा, तो शायद एक सोच हो सकती है एक आध मैच में जेसन होल्डर को ट्राई करने की। पर तब उस स्थिति में मुझे लगता है रमन की ना मुजीब खेलेंगे ना नबी खेलेंगे, और एक आपको बल्लेबाज भी ड्रॉप करना पड़ेगा, और विलियमसन का ही नंबर लगता है मुझे कि वही बाहर होंगे। और उस वक्त राशिद खान के साथ में दूसरे गेंदबाज अगर कोई होंगे फौरन, तो वो जेसन होल्डर ही होंगे। और वैसे भी दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर भी रह चुके हैं टेस्ट में। अब देखिए, मुझे तो निराशा होती है मोहम्मद नबी को लेकर कि इतने क्वालिटी खिलाड़ी हैं, बेहतरीन बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर में, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, लेकिन जगह नहीं बन रही उनकी उस टीम के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है ना ये टीम। अब मनीष पांडे जो भारतीय टीम से खेल चुके हैं, वो खिलाड़ी रने बॉल खेलता है, जबकि रनों की दरकार है, रन तेजी से बनने चाहिए, वो खिलाड़ी रने बॉल से आगे बढ़ ही नहीं पाता। एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो उस खिलाड़ी पर है ही ना, तो आपको कोई रन जीतने के लिए रन तो बनाने ही होंगे ना आपको। शायद केदार जाधव का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया गया, पर उस पर चले जाएंगे, भारतीय खिलाड़ियों की बात कर लेंगे तो एक और एपिसोड बन जाएगा। चलिए अब मेरे ख्याल से किंग्स की बात करते हैं। हमने सुपर किंग्स की भी बात कर ली, अब किंग्स की बात कर लेते हैं। तो किंग्स में निकोलस पूरन, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, शायद अंडे बेचने का उन्होंने काम शुरू कर दिया है। हर बार अंडे पे आउट हो रहे हैं, 0-0। हाँ, दहाई की संख्या तक सिर्फ एक बार पहुंचे हैं वो,
और उसके अलावा मोसेस हेनरिक्स हैं, ठीक है, क्षमताएं बहुत हैं, वैसा प्रदर्शन नहीं हुआ उनका। फेबियन एलन को लाए हैं, उन्होंने अभी एक ही मैच खेला है, 3 विकेट भी उन्होंने चटकाए हैं। तो जे रिचर्डसन को बहुत देरी में उन्होंने शुरुआत की, मुझे लगता है ज्यादा प्रयोग के दौर से गुजर रहे हैं फॉरेन प्लेयर्स को लेकर, कोई स्टेबल प्लेयर उनके पास फॉरेन प्लेयर नहीं है। और मनोज जी, मैं फिर उसी बात पे जाता हूं ना कि आपके पास अगर तोप है तो आप क्या पारी की शुरुआत तोप से करेंगे या फिर आप तीर कमान से शुरुआत करना चाहते हैं? आपके पास क्रिस गेल है, बिल्कुल टॉप ऑफ द ऑर्डर, आप क्रिस गेल को ओपन कराइए। नंबर 3 पर बल्लेबाजी कराने का क्या मतलब है आपको? आप गेल से ओपन कराइए, पावर प्ले का इस्तेमाल कराइए। मैंने निकोलस पूरन को न सिर्फ T20 में बल्कि T10 फॉर्मेट बल्लेबाजी करते देखा है नंबर 3 पर, जो उनका परफेक्ट स्लॉट बनता है। आप गेल से ओपन कराइए, नंबर 3 पे खिलाइए निकोलस पूरन को। क्वालिटी खिलाड़ी हैं जो आप ये बात कर रहे हैं ना 0 और 1 की, ये आंकड़े बदल जाएंगे क्यों जब इनको नई गेंद, ठोस गेंद का सामना करने को मिल जाएगा। गेंद बल्ले पे आती हुई उनको पसंद है। टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाइए। आपको थोड़ा सा अपने बैटिंग ऑर्डर में चेंज करना पड़ेगा। राहुल और मयंक अग्रवाल से अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो फिर इन दोनों खिलाड़ियों को उस नंबर पे बल्लेबाजी करने का चांस ही नहीं मिल रहा जहां पर उनको करनी चाहिए। बिल्कुल, और वैसे भी आपकी मैंने बिल्कुल वजह फरमाया आपने, क्योंकि वैसे भी ना केएल राहुल, ठीक है, आप पिछली बार ऑरेंज कैप भी उनके नाम थी, बहुत रन भी बनाते हैं, लेकिन आप जो है ना पावर प्ले का कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना फायदा उठाते हैं, कैसा स्ट्राइक रेट रहता है, ये सारी चीजें T20 क्रिकेट में खासकर ओपनर के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने दिल्ली में देखिए शिखर धवन अब पावर प्ले का इस्तेमाल करना अब सीखे हैं, इससे पहले आप देखेंगे तो बिल्कुल पावर प्ले खत्म होने का इंतजार करते थे, उसके बाद छक्के लगाते थे, वो 7वें 8वें ओवर में उनके छक्के लगने का सिलसिला शुरू होता था। चलिए राजस्थान रॉयल्स की बात कर लेते हैं चलते चलते। बहुत मेरे ख्याल से जोस बटलर का हमने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, बहुत आला दर्जे के बल्लेबाज और स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत अच्छा रहता है। बतौर ओपनर के तौर पर आ गए हैं। मिलर और मॉरिस ने एक मैच जितवाया है। मिडिल ओवर्स में अच्छा एक्सेलरेट करते हैं स्कोर को डेविड मिलर। मुस्ताफिजुर रहमान है इस टीम के अंदर, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, और बांग्लादेश की अब जो सीरीज चल रही है श्रीलंका, उसको छोड़कर आए हैं। और खैर इस मुद्दे पे हम कभी बाद में बात करेंगे। और मैं कहूंगा थोड़ा सा किस्मत भी मैं समझता हूँ राजस्थान रॉयल्स की फॉरेन प्लेयर्स को लेकर बहुत साथ नहीं दे रही है। बेन स्टोक्स गेल का कैच लपकते लपकते जो है पूरी IPL से ही बाहर हो गए। जोफ्रा आर्चर जो इस टीम की सबसे बड़ी उम्मीद थी वो बाहर हो गए। और तो और एक बहुत ही सिली रीजन से कि भाई मैं इससे इन सब बायो बबल से बहुत परेशान हो गया हूं, और लिविंगस्टोन है वो भी छोड़ के चले गए। तो जब एक एक करके 3 विदेशी खिलाड़ी रुखसत हो जाएंगे तो उस टीम में बचेगा क्या? तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है इससे जूझ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ी क्षति है जोफ्रा आर्चर। याद रखिए जब इंडिया का दौरा किया था इंग्लैंड ने, तो कहा जा रहा है कि कांच का एक टुकड़ा उनकी मिडिल फिंगर के अंदर था और उसके साथ खेल गए, जो मुकाबले खेल गए। बाद में जब सर्जरी हुई दोबारा तो पता चला कि एक छोटा सा ग्लास का फ्रैगमेंट रह गया था, इसलिए दोबारा सर्जरी में से रिकवर कर रहे हैं। बेन स्टोक्स, जहां आप क्रिकेट खेलेंगे तो इस तरह की चोटें लगेंगी, टीम को क्षति पहुंचेगी। पर ऐसे में ना टीम की बेंच स्ट्रेंथ या टीम की डेप्थ टेस्ट होती है कि आपने जब स्क्वाड बनाया तो आपने क्या उस बेस को कवर किया था, क्या आपने कोई बैकअप ऑप्शन रखा था उस रोल के लिए किसी और खिलाड़ी का। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा वो जो टीम स्ट्रैटेजी बनती है ना जब आप प्लेयर्स पिक करते हो ऑक्शन में जाके, तो वो बहुत मायने रखती है। मुझे तो एक बात जो अचंभित करने वाली लगी कि आपने क्रिस मॉरिस को इतनी बड़ी रकम देकर ऑक्शन में खरीदा भी, और ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। नेट प्रैक्टिस जब होती है तो हजारों बार वही चीज प्रैक्टिस करते होंगे कि ओवर द रोप्स बॉल को कैसे भेजना है। एक फ्रेश बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पे आए 1-1.5 ओवर पहले, पर फिर भी कप्तान ने जो 20 ओवर बैटिंग, लगभग 19 ओवर बैटिंग कर चुके थे, आखिरी गेंद पे जब 6 लगाना है, आपको दम चाहिए। पावर हिटिंग आप पिछले 19 ओवर से कर रहे हो, कितना दम आप में बचा है, फिर भी आप स्ट्राइक लास्ट बॉल पे अपने पास रखना चाहते हैं, मॉरिस के पास नहीं। मुझे तो थोड़ी सी लोगों की अलग अलग मंत्रणा है उसके ऊपर, लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। मेरा ये ओपिनियन था कि जब आप सिंगल ले लेते उस मैच में, आखिरी गेंद पे चौका लगना था, जीत मिल जाती। 5 रन चाहिए थे जीत के लिए सेकंड लास्ट बॉल पे, सिंगल लीजिए। गेंदबाज भी डरता है आखिरी बॉल डालते हुए कि 4 ही चाहिए, गेंद थोड़ी सी हाथ से फंस जाए या पसीने से फिसल जाए, एज भी 4 के लिए जाता है, लेकिन 6 के लिए आपको बल्ले का थोड़ा बीच में से कांटेक्ट चाहिए ना। तो मुझे तो लगता है मॉरिस का जो भरोसा दिखाना चाहिए था वो दिखाया नहीं, और अगले मैच में मॉरिस ने जवाब भी दे दिया जिस तरह से मैच जिताया। 19वें ओवर में 2 छक्के लगाए, 20वें ओवर में 2 छक्के लगाए उन्होंने। वो एक तरह से मुझे लग रहा था वो छक्के नहीं लगा रहे, संजू सैमसन के जो वापस जवाब दे रहे हैं।
बहरहाल ये है अब तक की स्थिति कुल मिलाकर, और फॉरेन प्लेयर्स उम्मीद करनी चाहिए कि आगे भी चमकेंगे और खूब चमकेंगे। अगर आप देखेंगे ना मैक्सवेल को, तो मैक्सवेल की जो पहली 3 पारियां बहुत ही आला दर्जे की पारियां 2016 की याद दिलाती हैं, 2014 की भी याद दिलाती हैं। 2014 में जो उन्होंने 3 पारियां खेली थी और अपनी टीम को फाइनल तक का सफर तय कराया था अपनी, जब वो पंजाब में थे, किंग्स 11 पंजाब हुआ करता था नाम, तो उस टीम को उन्होंने फाइनल में पहुंचाया था। तो अब संकेत बिल्कुल वही नजर आ रहे हैं। बस उम्मीद यही है कि बस वो फाइनल तक ही चैन ना लें, क्योंकि फाइनल में आखिरी क्षणों पर जीत का प्याला उनके लबों पर आते आते अक्सर छलक जाता है। ये पंजाब की, ये कम से कम आरसीबी की कहानी रही है। लेकिन अब एबी डिविलियर्स भी काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत, एक पारी तो उनकी बहुत ही यादगार रही है। हाँ देखिए, ये तो आपने अब नींव बना दी ना। एक तो मुझे लगता है कि इस टीम में आने के बाद जो माइंडसेट है ग्लेन मैक्सवेल का, वो मुझे लगता है ज्यादा रिलैक्स्ड है। टीम मैनेजमेंट उन पे ज्यादा भरोसा दिखा रही है, और लाइक माइंडेड खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए ना उनके खेल का जो रंग है वो पता चल रहा है उनकी बल्लेबाजी के अंदर। और जहां आपने कहा डिविलियर्स मिस्टर 360 टीम के अंदर है, तो बैटिंग तो आपने इन दोनों के जिम्मे छोड़ दी, बाकी भारतीय खिलाड़ी संभाल लेंगे, देवदत्त पडिक्कल हो या फिर विराट कोहली हो। आपके पास वो ऑप्शन बैटिंग का इंडियन प्लेयर्स के थ्रू भी आ रहा है जो सॉलिडिटी देता है आपको। बाकी सवाल है कि आपने फिर डैन क्रिश्चियन को लिया या आप काइल जेमिसन का टीम के अंदर शामिल कर रहे हैं। आप केन रिचर्डसन को शामिल कर रहे हैं आप, तो आपके 3-3 तेज से गेंदबाज मौजूद हैं, ढूंढ रहे हैं ऑप्शन। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो भारतीय खिलाड़ी है ना आरसीबी में, खासकर जो पिछले साल उनका जो तेवर थे उससे बिल्कुल बदले हुए हैं। अगर आप मोहम्मद सिराज को देख लें तो मोहम्मद सिराज वो पिछले वाले पिटने वाले मोहम्मद सिराज नहीं रह गए हैं, तो उससे मतलब काफी बल मिलता है। और अगर एक फॉरेन खिलाड़ी एक अच्छी तेज गेंदबाजी करता है, और खासकर ये देखिए हर्षल पटेल, जिन्हें कोई नहीं जानता था इस आईपीएल से पहले, बहुत गिने चुने लोग जानते थे, उनका फॉर्म में आना, मैं समझता हूँ विदेशी खिलाड़ियों पर अब बहुत ज्यादा निर्भरता नहीं रही। तभी शायद पिछले से पिछले मैच में आरसीबी ने 3 ही फॉरेन खिलाड़ी खिलाए। तो इससे यही जाहिर होता है कि अपने खिलाड़ियों पर बहुत भरोसा कर रही है आरसीबी की टीम। अच्छी बात भी है, यही चाहिए ना आपको। बिल्कुल, आपको पिलर ढूंढना है। अगर पिलर नहीं आपको दे पा रहा एक वो स्ट्रेंथ कि वो सर्टेनिटी होना चाहिए प्लेइंग 11 में, तो फिर आप भारतीय खिलाड़ी पे तरजीह दीजिए ना, भारतीय खिलाड़ी को मौका दीजिए खेलने। बिल्कुल, तो उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार भारतीय खिलाड़ी चमकेंगे। अब आवेश खान चमके हैं, हर्षल पटेल चमके हैं, और जो भारतीय खिलाड़ी जिनके बारे में चेतन सकारिया को जानता ही नहीं था उनको, वो भी उनका ठीक ठाक अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं भाई, परेशान कर रहे हैं बल्लेबाजों को, और शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, उसके बारे में मनोज जी एक और एपिसोड बनेगा जहाँ पे यंग इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। आज के एपिसोड में तो फॉरेनर्स की बात करनी थी, कर ली। तो सबसे ज्यादा बैलेंस्ड अगर कोई टीम हो, अगर पिक करें आप अपनी चॉइस पिक करिए, मैं अपनी चॉइस पिक करता हूँ कि आपको फॉरेनर्स को लेकर सबसे ज्यादा बैलेंस्ड टीम अगर कोई दिख रही हो तो वो कौन सी लगेगी फॉरेन प्लेयर्स की? मेरी फेवरेट टीम रही है सनराइजर्स हैदराबाद। पहला मैच हारी, दूसरा मैच हारी, तब भी मैं उसका फैन था, तीसरा हारी, मैं तब भी उसका फैन हूं, और अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हूं कि ये टीम फाइनल में पहुंचेगी, और जरूर पहुंचेगी, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स इसका जलवा है। आप देखिए वार्नर, ठीक है वार्नर पहले 3-4 साल पुराने वाले वार्नर नहीं रह गए हैं, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है उनका। अगर आप जितनी पारियां देखें, 37, 36 और 54 रन की उन्होंने पारियां खेली हैं। बेस्ट्रो हैं, केन विलियमसन है, और राशिद खान तो खैर अद्भुत हैं, उनके लिए तो मैं अद्भुत शब्द ही इस्तेमाल करता हूं। और बीच में अगर आपको कभी विकेट के हिसाब से नबी या मुजीब को आजमाना पड़े, चाहे आपको होल्डर को आजमाना पड़े, तो आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं। बस मिडिल ऑर्डर अगर आपका थोड़ा सा, और लोअर मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म कर जाए, तो मैं समझता हूं ये टीम फॉरेन प्लेयर्स के हिसाब से तो बेस्ट है। और आपकी फेवरेट टीम फॉरेन प्लेयर्स के हिसाब से? फॉरेन प्लेयर्स के हिसाब से मुझे तो लगता है कि सारे बेस जो कवर किए हैं ना फॉरेनर्स के, वो मुझे लगता है कि मुंबई की टीम ने करे। इसलिए नहीं क्योंकि 5 बार चैंपियन है, बल्कि इस बार इस वजह से क्योंकि आप हर रोल देखिए T20 के अंदर, आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर ओपनर्स हैं तो क्रिस लिन, क्विंटन डिकॉक जैसे ऑप्शन आपके पास। पावर हिटिंग मिडिल ऑर्डर के अंदर ऑलराउंडर्स चाहिए तो नीशम और पोलार्ड, आपने उनको ले लिया टीम के अंदर। आपको गेंदबाज चाहिए तो आपने मिलने जैसे गेंदबाज को साइन कर लिया। आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर्स में मार्को यानसन, ट्रेंट बोल्ट जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए ना जो फॉरेनर्स आपको जो इम्पैक्ट प्लेयर बन सकते हैं वो उन्होंने पिक कर लिए। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो 3 ऑप्शंस हैं, मुझे इस पर 3 प्लेयर से मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं
एक प्लेयर जो है ना, जो पिछली बार पैटिंसन जो गए हैं, उनका रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है। इसीलिए शायद जेंसन हो चाहे वो एडम मिलने हो, वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि एक तीसरे तेज गेंदबाज से उम्मीद की जाती है। और वो शायद मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद के पास वो ज्यादा उसकी खान है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इसका फैन हूं, लेकिन मुझे एक विकल्प जो है ना, एक कमी जो लगती है मुंबई टीम में फॉरेन प्लेयर्स में, वो यही है कि एक रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया है। जेंसन और मिलने वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो पिछले साल पैटिंसन करते थे, या नाथन कुल्टर नाइल से उम्मीद रहती थी कि कम से कम आखिरी ओवरों में चौके छक्के तो कम से कम लगाएंगे वो। देखिए ना, यही तो मजा है ना चर्चा करने का, क्योंकि अलग अलग नजरिए मिलते हैं। आपका अलग नजरिया इस बात को लेकर, मेरा थोड़ा सा अलग नजरिया। पर सवाल ये है कि ये खिलाड़ी मैदान पे क्या करते हैं, क्या जलवे बिखेरते हैं, और हमारे को इसके बारे में बात करने के और मौके देते रहते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं अपने दर्शकों से कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अरे सुपर, परफेक्ट। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू मनोज जी।